नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में बस्तर के इन्वेस्टर कनेक्ट के बाद से हो रहे वाद विवाद पर। कांग्रेस ने इन्वेस्टर कनेक्ट को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिसका जवाब देते हुए अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया। अब इस पोस्टर में ऊपर लिखा है, कांग्रेस सरकार का वो दौर जब सब कुछ 10 जनपद के लिए होता था। पोस्टर के अंदर एक फ्रेम में सोनिया गांधी की तस्वीर है। फ्रेम के सामने भूपेश बघेल बैठे हैं और भूपेश बघेल के सामने क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड में भूपेश के नाम के बीच में जो अक्षर है, उस जगह पर फोन पे का लोगो है। सामने बस्तर में इन्वेस्टर करने के कुछ दो निवेशक सांकेतिक रूप से खड़े हैं, जिनसे भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस पोस्टर पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूछा है कि पोस्टर का कार्टून बनाने वाले जरा ये बता दें कि पिछले 2 साल में बस्तर में कितना विकास हुआ। दीपक बैज ने दावा किया कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भाजपा के 15 साल के मुकाबले 5 साल में बस्तर का कई ज्यादा विकास हुआ। अब इस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि नक्सलवाद और माओवाद को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण, विजन जो है वो स्पष्ट नहीं था और इसी के कारण नक्सलवाद का सफाया होने में 5 साल ज्यादा लग गए और विकास की दृष्टि से बस्तर इसलिए पिछड़ गया। क्या नक्सलवाद अब सफाया होने के बाद बस्तर को विकास की झलक देखने को मिलेगी या फिर ऐसे ही राजनीति होती रहेगी? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। जो हम बस्तर अंचल की बात करते हैं, उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलवाद है, माओवाद है, उस पर ही कांग्रेस का स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। इसीलिए 5 साल तक अतिरिक्त नक्सलवाद की पीड़ा को बस्तर को और पूरे छत्तीसगढ़ को झेलना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार 2018 में बनी होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह जी के मार्गदर्शन में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही नक्सलवाद का सफाया हो गया होता। इसलिए 5 साल अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। बस्तर का तीव्र विकास हो रहा था और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी ने जो डेट निर्धारित किया है मार्च 2026 का, उस डेट तक माओवाद का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अभी तक बस्तर के लिए क्या किया है? कुछ योजनाएं हैं, कुछ चीजें हैं तो बता दे। हमने तो अरुण साहब को 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मांगी है, आपने 717 सड़कें बनाए बोल रहे। सड़कों का वर्क ऑर्डर दे दो, अभी तक नहीं दे पाए। मैं वही कार्टून जारी करने वाले से पूछता हूं कि बस्तर के लिए 2 साल में आपने क्या किया है, सिर्फ इतनी बता दें आपके पोस्ट आईडी के माध्यम से। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वात्सल मूर्ति हमारे साथ जुड़ रहे बीजेपी से, अभय नारायण राय कांग्रेस से और रमेश पांडे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। वात्सल जी, सीधे इस बात पर आते हैं कि बस्तर के विकास को लेकर आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को लेकर जो बात उन्होंने कही, उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल सरकार बनते ही डीआरजी, आईटीबीपी और एसटीएफ के जवानों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अभिषेक जी, कांग्रेस के लिए जो है बस्तर सिर्फ जंगल और खनिज हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बस्तर जो है एक असीमित क्षमताओं की धरती है। एक समृद्ध गौरवशाली बस्तर का इतिहास रहा है। बस्तर की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? नक्सलवाद। नक्सलवाद को 50 साल हो चुके हैं। बैज जी कह रहे हैं कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 10 साल में क्या किया। भाई, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 55 साल से ज्यादा रही है। कौन सी एक बड़ी इंडस्ट्री बता दीजिए जो बस्तर में कांग्रेस ने लाई? 1968 में एनएमडीसी का प्लांट आया था बस्तर में, मगर एनएमडीसी के प्लांट से सिर्फ और सिर्फ खनिज को बाहर निकाला गया और विदेश में एक्सपोर्ट किया गया। बस्तर के लिए कुछ नहीं किया गया। नगरनार का प्लांट 1992 में उसका भूमि पूजन हो गया था, मगर हर कोई जानता है कि नगरनार के प्लांट में पहला जो पत्थर है वो कब रखा गया था। 2015 में तो उसकी शुरुआत हुई थी नगरनार प्लांट के रखने की। तो यही तो कारण है ना कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ बनाने का कारण भी तो यही था कि विकास में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया था। आज अभिषेक जी, कोई भी व्यापारी बस्तर में क्यों इन्वेस्ट करेगा जब वहां पर रेल नेटवर्क नहीं था, जब वहां पर रोड नेटवर्क नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 54,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है बस्तर में। 5,200 करोड़ से रेल लाइनें बिछ रही हैं, 2,300 करोड़ से रोडों का निर्माण हो रहा है,
5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने वाले 2 से 2.5 साल में वहां पर खुल जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी है कि अगर आप कोई होटल खोलते हैं तो आपको 45% की सब्सिडी मिलेगी, और उस होटल में अगर आप किसी सरेंडर्ड नक्सली को रखते हैं तो उसकी 40% की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से 360 डिग्री का माहौल बनाया जा रहा है बस्तर में। ऑलरेडी 1000 करोड़ से के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, 23 कंपनियों को वहां पे अप्रूवल मिल चुके हैं कि आप आइए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से जब 360 डिग्री काम होता है, आप अपने आप से सवाल करिए, अपने दर्शकों से सवाल करिए, क्या कारण था कि ये इन्वेस्टर समिट बस्तर में ही रखा गया? नया रायपुर में भी रख सकते थे ना, बस्तर में तो नक्सली है, वो हो सकता है बम से उड़ा देते। पर क्या कारण था कि ये इन्वेस्टर समिट बस्तर में रखा गया? क्यों? क्योंकि हमारी सरकार एक मैसेज देना चाहती थी कि बस्तर आज सुरक्षित है, आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, बस्तर को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए। अभय नारायण जी, जो आंकड़े मांग रहे थे दीपक बैज जी की, क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है बस्तर में, जैसा कि वत्सल्य जी बता रहे हैं, क्या इन तमाम दावों से आप इनकार करेंगे कि बस्तर में सुधार देखने को मिला है मौजूदा सरकार में? अभिषेक जी, मैं आपको, रमेश पांडे जी को माननी और हमारे भाजपा के साथी वात्सल्य जी को नमस्कार करता हूं, और तमाम दर्शक जो हमसे जुड़ गए आपके माध्यम से उनको भी नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा विषय पर आपने डिबेट रखा है, बस्तर की बात होनी चाहिए, लेकिन दुख का विषय है कि आपने डिबेट का जो हेडिंग बनाया है वो पोस्टर को बनाया है। ये पोस्टर विकृत मानसिकता का प्रतीक है। आप कब तक 5 साल का पहाड़ा पढ़ेंगे? कब तक भारतीय जनता? 2 साल विष्णुदेव सरकार को हो गए। 1 नवंबर को आप प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर लोगों को मैप दिखाने वाले हैं कि 2 साल में आपने क्या विकास किया। तो क्या मोदी जी भी यही 5 साल का मैप दिखाएंगे कि 5 साल में विकास नहीं हुआ है? 5 साल के पोस्टर वार को निकालेंगे? भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कम से कम 2 साल के किसी एक काम को, हमारे सांसद, पूर्व सांसद बस्तर के वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने ये प्रश्न, सार्थक प्रश्न पूछा है कि 2 साल के किसी एक काम का तो पोस्टर निकाल दे जो बस्तर में आपने किया। अब मैं आता हूं बस्तर के विकास की बातें क्यों हो रही हैं। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि बस्तर उनके लिए क्या है और हमारे लिए क्या है। अरे बस्तर इस देश की शान है, जन जंगल जमीन। अगर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक हिस्सा जंगलों का है, सर्वाधिक हिस्सा नदियों का है, और जंगलों को, नदियों को सहेज के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। यहाँ तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ था और हद्दों के जंगल कटना प्रारंभ हो गए थे। पता नहीं। अभय जी, अगर आप सवाल कर रहे हैं मौजूदा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर, तो जवाब तो मिलना चाहिए ना कि आपके भी बीते 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ है। आंकड़े आप मांग रहे हैं तो वो क्यों नहीं मांग सकते? लकेश्वर जी के नेतृत्व में क्या हुआ वहां पे? 5 साल क्या हुआ वही बताने जा रहा था। 5 साल के व्यक्तिपरक विकास। बस्तर में धान की कीमत, बस्तर में जो 4 वनोपज सरकार एमएसपी पे खरीदे जाते थे, भूपेश सरकार ने 62 वनोपज एमएसपी पे खरीदा। बस्तर में लाल मिर्च की खेती हुई, बस्तर में टमाटर की खेती हुई, बस्तर में तमाम तरह के फूड प्रोसेसिंग के प्लांट के लिए एमओ किए गए। ये 2019-20 की बात है, जब बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल थे। वो भी यही बात कह रहे थे कि हम माइक्रो यूनिट्स खोलेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज खोलेंगे, टूरिज्म को डेवलप करेंगे। तो वो कहां तक पहुंचा आपके 2023 तक के कार्यकाल में? मेरा यही तो सवाल। साल में 2.5 साल तो निकल गए थे साहब कोरोना के, जिसको पूरी दुनिया ने भोगा है, और 36 के बाद भी हमारा व्यक्तिपरक विकास रुका नहीं था। स्व सहायता समूह का विकास, अस्पतालों की संख्या में वृद्धि, बंद स्कूलों को चालू करने का काम, जिसका परिणाम। अब अभय नारायण जी, फिर तो ये गलत बात है ना। अगर आप कोविड को कारण बता रहे हैं तो फिर आपका ये कहना तो बिल्कुल बेमाना है आपकी पार्टी के नेताओं का कि 5 साल में जितना विकास बस्तर का हुआ, दीपक बैज जी ने कहा है, उतना 15 साल में नहीं हुआ। आप खुद कह रहे 2 साल तो कोविड में ठप थे। 15 साल में तो कलेक्टर का अपहरण होता था। 6 ब्लॉकों से 6 जिलों तक पहुंचाने का काम तो 15 साल में हुआ। 15 साल में तो बस्तर में सरकार ही नहीं थी। सरकार तो भूपेश बघेल जी ने वहां से करा कि लोकतंत्र है, संविधान है, सरकार है। टाटा की जमीन वापस की आदिवासियों को। एनएमडीसी का प्लांट जो है वहां पे आज नगर नार का प्लांट जो तरक्की में दिख रहा है और प्रोडक्शन की स्थिति में आ गया है, वो भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुई। और नक्सलियों से दूर लोग हुए केवल भूपेश सरकार के व्यक्तिपरक विकास के कारण। और नक्सलियों को लोग मिलना बंद हो गए, मुखबिरी उनकी बंद हो गई, तब आपको सफलता मिल रही है।
नक्सलवाद को खत्म करने में तब सेना सफल हो रही है। आज डीआरजी, एसपीओ, बस्तर फाइटर अगर वहां सक्सेस हो रहे हैं तो स्थानीय लोगों के कारण सक्सेस हो रहे हैं। स्थानीय लोग अब सेना को मदद कर रहे हैं, अब नक्सलवाद को मदद नहीं कर रहे हैं। भर्ती तो उनको सैनिक भी नहीं मिल रहे हैं। ये पूरे बस्तर में भूपेश बघेल के विकास के कारण पुल पुलियों का निर्माण भूपेश बघेल की सरकार में जो हुए उसके कारण, और आज आप 2 साल में आपने सरकारी योजना को पहुंचाने का काम भी नहीं किया। आप एक अच्छी गांव योजना चलाएं। ठीक है, नक्सल उन्मूलन एक सतत अभियान है। ये अलग बात है कि किसके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, किसमें नहीं हुआ, ये अलग बहस का विषय। खैर, रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, ये जो इस तरह के कार्टून पोस्टर हम देखते, अक्सर हम अखबारों में देखते थे, ये भी कार्टून पोस्टर एक तरह का बड़ी मेहनत से बनाया जरूर गया है, लेकिन भाषा एक बड़ा सवाल है कि भाषा अखबारों में भी चुटिल होती थी, लेकिन इस तरह का स्तर नहीं होता था। अब इसमें हो ये रहा है कि मुद्दा है बस्तर के डेवलपमेंट का, लेकिन बात हो रही है कार्टून की, लैंग्वेज की और तमाम तरह के। अब दीपक भाई जी ये कह रहे हैं ना कि आप आंकड़े दीजिए ना साहब, आपने 2 साल में काम किया जाए तो अपने आंकड़े प्रस्तुत कीजिए। ये किस तरह की पोस्टरबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अभय नारायण जी, और उन्होंने जो कही अपने तरीके से कांग्रेस के पक्ष से बात कही है, और मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को बहुत अच्छी बातें उन्होंने भी कही। मैं जो ये पूरी बात जिस विषय पर आपने छेड़ा है, 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपसे बात हो रही थी, मैंने इस बात का जिक्र किया कि राजनीति में आज कैसा दौर आ गया है कि लोग लोकतंत्र की भाषा को भूल गए हैं। जो लोग संविधान की किताब लेकर के हिलाते हैं, वो राजनीति में बम की बात करते हैं, एटम बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। बताइए ये कौन सी भाषा है जो लोकतंत्र में इसका प्रयोग हो रहा है? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र में जो भाषाई मर्यादा थी वो लगभग खत्म होती जा रही है। तो पहली चीज तो इस चीज की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, दोनों बड़ी पार्टियों के नेता हैं, तो भाषाई मर्यादा पे जरूर ध्यान रखा जाए। दूसरा, जहां क्रिटिकल मुद्दे हैं, बस्तर जैसा मुद्दा है, बस्तर में राजनीतिक दलों को मतलब एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन के काम नहीं करना चाहिए। बस्तर में बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव वे में जो सकारात्मक विपक्ष होता है, सहयोगी विपक्ष होता है, बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, और दोनों को संयुक्त रूप से उपक्रम चलाना चाहिए। मैं तो सत्ता पक्ष में जो भी हो, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, उसको ये भी कहूंगा कि अगर बस्तर की बात होती है तो जो बैठक आप करो उसमें अपने विपक्ष का, कांग्रेस हो तो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो तो कांग्रेस के भी एक प्रतिनिधि को उस बैठक में जरूर शामिल करें। एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। कारण उसका कि बस्तर को अभी विकास तो एक दूसरा पहलू है, उसको किनारे रखिए। अभी बस्तर के लोगों को आप मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम करिए, लोगों के साथ साथ चलने के लिए उनको संग जोड़ने का प्रयास करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक मुहिम को की बड़ी सराहना करता हूं। बस्तर ओलंपिक का जो विष्णुदेव साय की सरकार में जो अभियान शुरू किया गया है, अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले उसकी तैयारी बैठक थी, तो उसमें ये आया कि 40 लाख बस्तर के खिलाड़ी, बस्तर संभाग के खिलाड़ी उस अभियान में भाग लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पहल है कि जो नई पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाले दिनों का भविष्य है, वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ेगी, लोगों के साथ चहलकदमी करेगी, लोगों के साथ साथ चलेगी। तो ये आने वाले दिनों में विकास के शिखर को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। ये दूसरा, सरकार की एक योजना वो भी सराहनीय है, नियत निर्मला नार। अभी सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार में जो ये योजना लाई गई, बस्तर के पर्टिकुलर क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके सराउंडिंग विकास करने की जो एक पहल हुई है, ये भी बहुत अनोखी पहल हुई है। तीसरा, जो केंद्र सरकार के कुछ योजनाएं हैं, जैसे आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है, सुकमा, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में है। वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, ग्रामीण उद्योग को लेकर के, लोगों को रोजगार से जोड़ने को लेकर के छोटी छोटी जो पहल की जा रही है,
उसके बड़े परिणाम निकल करके सामने आएंगे निश्चित रूप से। उसके लिए मैं ये कहूंगा कि कोई भी दलगत भावना से ऊपर उठ करके आपको सभी दलों को मिल करके बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रमेश जी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही तो दुर्भाग्य है ना सर, राजनीति ऐसी है। अब बस्तर क्षेत्र के आप मान लीजिए आदिवासी क्षेत्र के 70% आबादी है वहाँ की, और यही सबसे बड़ा वोट बैंक है दोनों ही राजनीतिक दलों का, और शायद यही कारण भी है कि बार बार बस्तर को मुद्दा बनाया जाता है। खैर, मैं वात्सल्य जी के पास आना चाहूंगा। वात्सल्य जी, लगातार विजन की बात होती है, लेकिन एक बात थोड़ी कह सकते हैं कि सवालों में है कि आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विजन, और इसी विजन के आधार पर आपने अभी बीते 2 सालों में सफलता हासिल की, तो ये विजन 2018 में क्यों नहीं साथ में काम कर पाया? क्योंकि जितनी एक्टिवनेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में दिखी, बीते भूपेश बघेल सरकार के पूरे 5 सालों में नहीं दिखी। अभिषेक जी, अगर आपका एक पैर आगे बढ़ना चाहे और दूसरा पैर पीछे बढ़ना चाहे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा बहुत लंबा इतिहास रहा है, यही तो कारण था ना, नगरनार का प्लांट 92 में भूमि पूजन हुआ मगर 2015 में ही क्यों शुरू हुआ। यही कारण था कि एसआर का प्लांट जो 2007 में चालू हो चुका था, वो आज तक अपने जो लेवल पर उसे पहुंच जाना चाहिए था, एसआर का फ्लरी जो पाइपलाइन का प्लांट है, वो क्यों नहीं पहुंच पाया, आज भी वो कंट्रोवर्सी में ही है। यही कारण है। अब मैं दीपक बैज जी की बात पर आता हूं कि 2 साल में आपने क्या किया, हमें बताइए। अभिषेक जी, 50 से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो आज ओपन हो चुके हैं जो नक्सलियों ने बंद करवा दिए थे। पिछले 20 महीने में 65 से ज्यादा सुरक्षा शिविर चालू हो चुके हैं, फुल्ली ऑपरेशनल हैं। अब रोड के टेंडर्स मांगे जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 173 जो रोड कंस्ट्रक्शन की परियोजनाएं हैं उन पर काम चल रहा है, 26 पूरी हो चुकी हैं। आप टेंडर की डिटेल मांग रहे हैं, आपको तो आरटीआई लगाएंगे, 5 दिन में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये तो बस बहाना है। देखिए, आज अगर आप एक SC/ST हैं, नक्सल पर प्रभावित परिवार है, आप अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर तो 5.5 लाख रुपए आपको सरकार देगी, सिर्फ 4.5 लाख रुपए आपको अपनी जेब में लगाना है। तो इस तरीके रमेश जी की उस बात का आपके पास क्या जवाब है कि आप डेवलपमेंट को पहले बाजू में रखिए, पहले आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बस्तर में डेवलप कीजिए, फिर तो इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करने आएगा। एग्जैक्टली। मैं क्यों वहां इन्वेस्ट करूंगा मरने के लिए, जब वहां पर मुझे पता है नक्सली बम से उड़ा देंगे। आपने मोदी जी, अमित शाह जी के विजन की बात करी। अभिषेक जी, पिछले 20 महीनों में अमित शाह जी के 5 से ज्यादा, लगभग 4 या 5 विजिट बस्तर में हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री के 100 से ज्यादा विजिट बस्तर में हो चुके हैं। तो ये हमारा फोकस दिखाता है और कुछ नहीं। तो इस तरह के पोस्टर कार्टून्स बनाने का मतलब क्या है? अगर आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंट है अपने डेवलपमेंट को लेकर बस्तर में, तो इस तरह के पोस्टर्स की क्या जरूरत है, इस तरह की भाषा की क्या आवश्यकता? हाँ, मैं आपको बिल्कुल भी इस तरह के पोस्टर की जरूरत नहीं है, मगर अगर खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने लोगों को चमचा बोले, गाली गलौज पर उतर आए, है ना, अभद्र टिप्पणियां करें, तो ये सारी चीजें रिएक्शन में न चाहते हुए भी हो जाती है। देखिए, कोई भी सारी चीजें, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरीथिंग। मोदी जी को क्या बोला गया? आज मुझे भी गुस्सा है, मुझे नहीं पता मैं उस गुस्से में, इमोशन में अपने आप को कितना काबू रख पाऊंगा, तो उस चीजों पर हम नहीं जाते हैं। आज 1700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, ऐसा इतिहास में कब हुआ है? 1700 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, बड़े बड़े लीडर्स इनके एलिमिनेट हो चुके हैं, ऐसा इतिहास में कब हुआ है? कब हुआ है कि गृह मंत्री ने बकायदा तारीख बताई है कि मार्च 2026 तक मैं इस 55-60 साल पुराना जो एक नासूर बन चुका है कैंसर, उसे मैं मार्च 2026 में खत्म कर दूंगा। अरे भाई, थोड़ा तो अप्रिशिएट कर लीजिए, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। लेकिन ओपी चौधरी जी की वो बात हजम नहीं होती सर, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर 2018 में अगर सरकार बन जाती तो नक्सलवाद तभी समाप्त हो जाता। तो साहब, आपकी सरकार फिर क्यों नहीं बनी? क्यों आपको वोट नहीं मिले? फिर क्यों आप नहीं जीत पाए अगर आप इतना ही अच्छा कर रहे थे? जी, अब ये ओवरऑल ऑल टुगेदर एक बिल्कुल नया टॉपिक है अभिषेक जी। हम इसी ओपी चौधरी जी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया था, मैं उसी की बात कर रहा हूं अभिषेक जी। इसीलिए तो आज हम वापस आ गए। डेमोक्रेसी में होता है ऐसा। यही कारण है ना कि 15 साल रहने के बाद क्यों कांग्रेस एक ही टर्म में फेल हो गई और वापस से जनता ने हमें बुलाया। यही मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जनता से होती है गलती। यही मध्य प्रदेश में भी हुआ था, यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो हम नए टॉपिक को शुरुआत ना करें सर। मेरा बस ये कहना है कि जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है
कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से मेरा आग्रह है कि नहीं, please वैसे negativity ये मत टॉपिक फैलाएं। छेड़ने वाले ओपी चौधरी जी है, पर इस पर अभय नारायण जी से बयान चाहूंगा। अभय नारायण जी, क्या जवाब है इस बार आपके पास कि आप ये कह दें कि बीजेपी हारी थी 18 में, हमारी जीत इसलिए हुई क्योंकि जनता उनसे असंतुष्ट थी। आप तो सिर्फ एक टर्म तक ही रह पाए, वो तो फिर भी 15 सालों तक थे। अभिषेक जी, ओपी चौधरी जी नौकरशाह हैं। वो कलेक्टर रहे हैं और कलेक्टरी भाषा ही जानते हैं। न उन्हें लोकतंत्र पता है, न उन्हें जनता का नेतृत्व पता है। और रायगढ़ के क्या हालात हैं कि वहां उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत को उनके खिलाफ चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और पार्टी ओपी चौधरी के साथ खड़ी है और रवि भगत को हटा देती है। ये तो हालात है भारतीय जनता पार्टी के। बस्तर को लेकर उनका कहना है कि 18 में हमारी सरकार बन जाती, तो रमन सिंह ने तो कह दिया था, उसी रायगढ़ में कह दिया था जहां ओपी चौधरी रहते हैं, कि अगर हमारे कार्यकर्ता कमीशन लेना बंद कर दें तो चौथी बार हमारी सरकार बन जाएगी। ये तो रमन सिंह ने कह दिया था, ओपी चौधरी जी रहे होंगे उस मीटिंग में। दूसरी बात मैं आता हूं तो ये भी बयान दे सकते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी 1930 में पैदा हो गए होते तो आजादी हमको 37 में मिल गई होती, 27 में मिल गई होती। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ से छत्तीसगढ़ जिले के हिंदुस्तान में इतिहास की, भविष्य की बातें करते हैं। वर्तमान में आप बस्तर में क्या करने जा रहे हैं, रमेश पांडे जी ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं चाहूंगा डिबेट सार्थकता की ओर जाए। उस डिबेट में रमेश पांडे जी ने कहा कि वहां के राजनीतिक दल के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। अगर आप करने जा रहे हैं, अगर आप कोई योजना ला रहे हैं, अगर बस्तर में नक्सल का सफाया का डेट आपने तय कर दिया है और नक्सल सफाया हो रहा है क्योंकि आपने भविष्यवाणी की है और भविष्यवाणी पे आप गोली मारकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल के लोग, आदिवासी के विकास पार्टी के लोग, कांग्रेस के अलावा वहां कम्युनिस्ट भी हैं, वहां गैर आदिवासी और आदिवासी संगठन दोनों हैं, सर्व आदिवासी भी है, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ तो नक्सलवाद का सफाया और दूसरी तरफ विपक्ष का सफाया। सबसे बड़े नेता कवासी लखमा बस्तर के और आदिवासियों के, उनको आपने जेल में डाल रखा है। क्यों? कि आपके जो अडानी और अंबानी का विकास योजना आप ला रहे हैं ना, ये जो आपके दो औद्योगिक मित्र घरानों की पटरी आप बिछा रहे हैं, जिसका अभी डाटा दे रहे थे हमारे भाई साहब कि इतने किलोमीटर की लाइन। अभी जैसे वो वाला मामला आपके पक्ष में फिलहाल जाता खैर दिख नहीं रहा है, उसको ना ही छेड़े तो बेहतर है। लेकिन जाहिर तौर पर आपत्तिजनक कार्टून्स जारी होते हैं, इस पर दीपक बैज ने आपत्ति जरूर जताई, लेकिन बीजेपी भी तो ये कह रही कि इसी तरह की भाषा आप लोगों की भी है। मैं ये कह रहा हूं कि विकास की योजनाओं को लेकर अगर आप सार्थक हैं, अगर आप बस्तर के विकास की सोच रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ के विकास की सोचना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो बस्तर रोड मैप, अमित शाह बस्तर आते हैं तो बस्तर रोड मैप, बाकी छत्तीसगढ़ से आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल बस्तर से आपको लेना देना है। तो बस्तर में इतनी दिलचस्पी क्यों, बस्तर में इतना इंटरेस्ट क्यों? यही तो प्रश्न है कांग्रेस का। और दूसरे बड़े नेता मनीष गुंजाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको भी आप जेल भेजने का प्रयास कर रहे थे। तमाम विपक्ष को जेल भेज के, चलिए इसमें न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा सीमित है। रमेश जी, क्या सुरक्षा बलों को हाल फिलहाल में नक्सलियों के खिलाफ जो कामयाबी मिली है, क्या बीजेपी लगातार इस तरह के कार्टून और बयान जारी कर उसको भुनाने की कोशिश कर रही है? रमेश जी एक बार सवाल में समझ नहीं पाया। जिस तरह से सुरक्षा बलों को सफलता मिली हाल फिलहाल में नक्सलवाद के खिलाफ, तो इस तरह के क्या बयान जारी कर या पोस्टर जारी कर क्या बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, जो बात अभय नारायण जी भी अभी कह रहे थे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिल रही है उसके पीछे राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार को समर्थन दूंगा। केंद्र सरकार जिस मजबूती के साथ, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, आप झारखंड में देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए, हर जगह सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है नक्सल उन्मूलन की दिशा में। तो अकेले छत्तीसगढ़ की बात करना या छत्तीसगढ़ का श्रेय लेना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना सक्रिय है, उसमें ये कहना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पोस्टरबाजी अपनी जगह है, लेकिन बस्तर का विकास महत्वपूर्ण है और इन सब के बीच में सालों साल हम राजनीति देखते आ रहे हैं, पर उम्मीद है जो दावे किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के द्वारा वो सार्थक हो, जमीन पर उतरे, क्योंकि बस्तर सालों साल नक्सलवाद से जूझता रहा। अब जरूरी है कि इस क्षेत्र का विकास हो। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।